हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। हमें ये कहानी रवि जी ने भेजी है। ये उनकी आंखों देखी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज भी मेरी रूह को कपा देती है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखी दास्तान है। ये बात लगभग 20-22 साल पुरानी है, जब मैं महज 14-15 साल का था। उन दिनों मैं अपने गांव में रहता था, जहां जिंदगी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा शांत और सरल हुआ करती थी। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जो किसी के लिए भी शांत नहीं थी। एक सुनसान और रहस्यमयी घर। हमारे गांव के बाहरी हिस्से में खेतों से थोड़ा हटकर एक पुराना टूटा फूटा घर था। वो घर कई सालों से वहीं खड़ा था, लेकिन उसमें कोई नहीं जाता था। गांव के लोग उस घर के करीब भी नहीं फटकते थे, यहाँ तक कि वहां कोई जानवर भी नहीं दिखता था। उस घर के आसपास 150-200 मीटर तक कोई दूसरा घर नहीं था। लोग कहते थे कि उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कभी बाहर नहीं आती थी। उसकी सिर्फ एक झलक मिलती थी, कभी किसी टूटी फूटी खिड़की से झांकती हुई तो कभी दरवाजे के पास खड़ी हुई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अपना गुजारा कैसे करती थी। ना तो उसे कभी बाजार जाते देखा गया, न ही किसी से कुछ लेते या मांगते हुए। बस वो वहीं रहती थी, अपने एक काले डरावने से दिखने वाले कुत्ते के साथ। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में पहले कोई परिवार रहता था, लेकिन एक दिन वे अचानक कहीं गायब हो गए थे। उसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां आई और बस गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। कुछ लोग उसे डायन कहते थे, तो कुछ का मानना था कि वो कोई रहस्यमयी तांत्रिक थी, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हम बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि उस घर के आसपास भी न भटकें। हमारे माता पिता हमें डराते थे कि अगर हमने उस घर की तरफ रुख किया तो वो बूढ़ी हमें पकड़कर अपने कुत्ते को खिला देगी। मैं नहीं जानता कि वे हमें डराने के लिए ऐसा कहते थे या उसमें कोई सच्चाई थी, लेकिन एक बात तो तय थी, गांव के किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी उस घर के पास जाने की। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना हमें रोका जाता उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती, और मेरी जिज्ञासा सबसे ज्यादा थी। मैं उस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुबह का समय था जब गांव के कुछ लोगों ने देखा कि उस रहस्यमयी घर से 4 काली बिल्लियां निकलीं। वे बिल्कुल काली थीं, गहरी चमकती हुई आंखों वाली। वे चारों बिल्लियां धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में चली गईं। पूरे दिन वे गांव में घूमती रहीं, लेकिन किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जरूर चिंतित लग रहे थे, पर बाकी लोग इसे सामान्य ही मान रहे थे। लेकिन असली खौफ रात को सामने आया। रात के करीब 10 बजे अचानक पूरे गांव में कुत्तों के भौंकने और चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को दर्द में चीखने पर मजबूर किया जा रहा हो। आवाजें इतनी भयानक थीं कि हम सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब हमने देखा कि वही चारों काली बिल्लियां बूढ़ी औरत के कुत्ते पर हमला कर रही थीं। वो बेचारा कुत्ता चीख चीख कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन बिल्लियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई आम जानवर न होकर कुछ और ही हों। गांव के कुछ लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचे, वे अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। उन बिल्लियों ने कुछ ही पलों में उस कुत्ते को नोच नोच कर मार डाला, और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वे अंधेरे में गायब हो गईं। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तो वहां कुछ ऐसा मिला जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। घर का दरवाजा अंदर से खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़ी औरत वहां से गायब थी। न कोई निशान, न कोई सुराग, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई, नमकीन और कुछ अजीब सी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान जैसे लगते थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां हवा का नामो निशान तक नहीं था। गांव वालों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। कुछ का मानना था कि वो खुद किसी काले जादू की साधना कर रही थी, और जब उसका कुत्ता मारा गया तो वो भी किसी रहस्यमयी तरीके से समाप्त हो गई। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि उस रात के बाद गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगी।
बूढ़ी औरत और उसके कुत्ते के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। 4 काली बिल्लियां आईं, कुत्ते पर हमला किया और फिर बूढ़ी औरत भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। ये घटना इतनी अजीब थी कि कोई भी इसे सिर्फ एक संयोग मानने को तैयार नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग इस बात को लेकर और भी परेशान थे। वे फुसफुसा कर बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ ठीक से बता नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ जानते हों, लेकिन उसे बोलने से डरते हों। पर इस सबसे ज्यादा डरावनी चीज तब शुरू हुई जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बूढ़ी औरत के गायब होने के अगले ही दिन से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक मरने लगे। गाय, भैंस, बकरियां, जो भी उस मनहूस घर के 200 मीटर के दायरे में जाता, वो या तो बीमार पड़ जाता या फिर अगले ही दिन मरा हुआ मिलता। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होते थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद और फीकी पड़ जाती थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। रात को अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो लगा कि ये सिर्फ हमारा डर था, लेकिन फिर गांव के कई लोगों ने शिकायत की कि रात को किसी बूढ़ी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। वो आवाज इतनी हल्की होती थी कि ये तय कर पाना मुश्किल था कि ये हवा थी या सच में कोई हंस रहा था। लेकिन जब कई लोगों ने इसे सुना तो गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। खिड़कियों पर अजीब परछाइयां दिखती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे रात को अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देखते तो उन्हें एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई देती, जो एक जगह खड़ी रहती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। लेकिन जब वे दोबारा देखते तो वहां कुछ नहीं होता। मुझे भी इन घटनाओं से डर तो लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा कम नहीं हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक रात मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर उस मनहूस घर को देखूंगा। मैंने अपने दोस्त सूरज को भी साथ चलने के लिए मना लिया। सूरज थोड़ा डरपोक था, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे मानना पड़ा। हमने रात के करीब 11 बजे अपना घर छोड़ा। हमारे हाथ में एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा था, मानो ये हमें किसी अज्ञात ताकत से बचा लेंगे। हम धीरे धीरे उस सुनसान घर की ओर बढ़ने लगे। गांव की गलियां सुनसान थीं और सिर्फ सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। जब हम उस घर के करीब पहुंचे तो हमारी हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे ऐसा लगा मानो कोई हमारे पास से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार हमने हिम्मत करके घर के टूटे हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वो धीरे धीरे चरमराया और अंदर का नजारा हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। घर में घना अंधेरा था और वहां की हवा में अजीब सी सीलन और सड़ांध की गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ मरा पड़ा हो, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। टॉर्च की हल्की रोशनी में हमने देखा कि दीवारों पर काले निशान थे, ऐसे निशान जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। वे इंसानों की आकृतियों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले धब्बे थे। जैसे ही हमने आगे कदम बढ़ाया, अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे पीछे से हमारे कंधे पर हाथ रखा हो। हम दोनों झटके से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। घर में कुछ था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही हमने कमरे के कोने में डाली, वहां एक बड़ा लकड़ी का झूला पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। और फिर हमें झूले के पास कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं। वे आंखें लाल थीं, चमकदार और बिना किसी पुतली के। हमारे शरीर में खून जम गया। सूरज डर के मारे मेरी बाह पकड़कर चिल्लाया, भा भा भाग। लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उस अंधेरे में हमने एक छाया को झूले के पास से उठते हुए देखा। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अस्वाभाविक थी, जैसे किसी ने उसके शरीर को गलत तरीके से जोड़ रखा हो। और फिर वो छाया धीरे धीरे साफ होने लगी। वो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वो हमें निगल लेगी। हम दोनों ने जैसे ही ये देखा, हमारी हिम्मत पूरी तरह टूट गई और हम उल्टे पांव भागे। हमारी टॉर्च रास्ते में गिर गई, लेकिन हमें कुछ भी परवाह नहीं थी। हम पूरे गांव की ओर दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज जैसे हमारे गले में ही अटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मनहूस घर हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। किसी तरह हम गांव के पहले मकान तक पहुंचे और वहां गिर पड़े। हमारी सांसें बेतहाशा चल रही थीं और हमारी धड़कन इतनी तेज थी कि हमें लगा कि हमारा दिल बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ी औरत घर के दरवाजे पर खड़ी थी, हमें देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद मैं और सूरज ठीक से सो नहीं पाए। हमारे दिलों में जो डर बैठ गया था, वो किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा था।
हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा मुझे देख रहा हो। कई बार तो ऐसा लगता कि कोई धीमी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा है। हमने तय किया कि हम इस बारे में गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे। सुबह जब मैं और सूरज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण के पास पहुंचे तो हमने उन्हें सारी बात बताई। हमने उनसे पूछा कि ये घर इतना मनहूस क्यों है और वो बूढ़ी औरत कौन थी। रामशरण बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ पल तक वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस घर के अंदर जाने वाले लोग कभी सुरक्षित नहीं रहते। हमने उनसे सच बताने की जिद की और आखिरकार उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने हमारे होश उड़ा दिए। करीब 50 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। गांव वालों के मुताबिक वो परिवार सामान्य नहीं था। उनकी हरकतें अजीब थीं और वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन वो पूरी तरह से गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गए। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई बुरी तरह से रो रहा हो, किसी को पुकार रहा हो। जब गांव के कुछ बहादुर लोगों ने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने वहां फर्श पर एक अजीब आकृति खींची हुई देखी, एक बड़ा गोल घेरा जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। गांव के कुछ लोग कहते थे कि वो परिवार काले जादू की साधना करता था और एक दिन उनके किए गए कर्मों की सजा उन्हें मिली। तो वो बूढ़ी औरत कौन थी? रामशरण बाबा ने बताया कि वो बूढ़ी औरत शायद उस परिवार की आखिरी सदस्य थी, शायद वो छोटी लड़की जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन अगर वो वही लड़की थी, मैंने डरते हुए पूछा, तो वो इतनी अलग क्यों लगती थी? और उसका कुत्ता और वे काली बिल्लियां? रामशरण बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, उस घर पर कोई शक्ति काबिज है बेटा। ये शक्ति इंसानों को वैसे नहीं छोड़ती। कुत्ते और बिल्लियां भी सिर्फ मोहरे थे, असली खेल कुछ और था। लेकिन खेल क्या? सूरज ने घबराकर पूछा। ये पता लगाने के लिए तुम्हें दोबारा उस घर में जाना पड़ेगा, बाबा ने कहा। दोबारा उस घर में जाना? हमने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप पागल हैं? मैंने गुस्से से कहा। हम वहां दोबारा नहीं जा सकते, वो हमें मार डालेगी। लेकिन बाबा ने कहा, अगर तुम वहां नहीं गए तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। वो ताकत अब जाग चुकी है और जब तक इसका सच सामने नहीं आता तब तक ये बढ़ती ही जाएगी। मुझे एहसास हुआ कि बाबा सच कह रहे थे। हमने फैसला किया, हम एक बार फिर उस श्रापित घर में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। हमने फैसला कर लिया था, हमें एक बार फिर उस श्रापित घर में जाना था, लेकिन इस बार हमारी हिम्मत पहले से भी कमजोर थी। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसे भुला पाना आसान नहीं था। फिर भी हमारी जिज्ञासा और डर के बावजूद हम रात के करीब 11 बजे फिर से उस घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम घर के करीब पहुंचे, हमें अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकरा रही थी और आसपास की चुप्पी असहनीय लग रही थी। इस बार हमारे पास एक टॉर्च और थोड़ा हनुमान चालीसा लिखा हुआ कागज था, जिसे हमारी दादी ने हमें दिया था। हमने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। ये वैसे ही चरमराया जैसे पिछली बार हुआ था। घर के अंदर घुसते ही हमें वहां किसी के होने का एहसास हुआ। हालांकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। कमरे के अंदर घुसते ही हमें फिर से वही अजीब गंध महसूस हुई, नम, सड़ी हुई और अजीब सी। दीवारों पर अब भी वे काले निशान थे और कोने में पड़ा झूला हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। रवि, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। सूरज ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैंने फुसफुसाकर कहा। हम जैसे ही पलटने लगे, हमें लगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब हमने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमारे कदम तेज हो गए और किसी तरह हम भागते हुए घर से बाहर निकल आए, पर हमें नहीं पता था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मुझे तेज बुखार हो गया, सिर दर्द होने लगा और मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, सूरज और हमारे 2 और दोस्त जो हमारे साथ जाने की हिम्मत कर रहे थे, वे भी बीमार पड़ गए। हमारे माता पिता को जब ये पता चला तो वे घबरा गए। जब हमने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि हमने उस श्रापित घर में दोबारा जाने की गलती कर दी, तो वे और भी परेशान हो गए। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी इस बात की भनक लग गई थी और उन्होंने हमें एक बाबा जी के पास ले जाने का फैसला किया। बाबा जी गांव के बाहरी इलाके में रहते थे। वे एक अनुभवी तांत्रिक थे जिन्हें इस तरह की शक्तियों का सामना करने का अच्छा अनुभव था।
जब हमारे माता पिता हमें उनके पास लेकर गए तो उन्होंने हमारी नब्ज टटोलकर आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर धीरे से बोले, तुम लोग उस घर में गए थे और वहां की नकारात्मक शक्ति तुम पर हावी हो गई। ये सिर्फ डर की बात नहीं है, बल्कि उस घर की आत्मा अब भी भटकी हुई है। हमारे माता पिता घबरा गए, तो बाबा हमें क्या करना होगा? बाबा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे उस घर से कुछ चीजें चाहिए। वहां की मिट्टी, मकड़ी का जाला और कोई धातु का टुकड़ा, जैसे लोहे, पीतल या तांबे की कोई चीज। ये सुनकर हम सब सन्न रह गए। हमें फिर से उस घर में जाना था। हमारी तबीयत अब कुछ ठीक हो चुकी थी, लेकिन डर अब भी था। हमारे साथ गांव के कुछ बड़े लोग भी गए ताकि हम अकेले न हों। इस बार हम दिन के उजाले में वहां पहुंचे। घर अब भी वैसा ही था, सुनसान और डरावना। हम जल्दी से अंदर घुसे और बाबा जी के कहे अनुसार चीजें ढूंढने लगे। मिट्टी तो हमें आसानी से मिल गई, मकड़ी के जाले भी छत के कोनों से ले लिए गए, लेकिन धातु का टुकड़ा कहाँ मिलेगा? अचानक सूरज को फर्श पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो एक पुरानी लोहे की कील थी जो शायद वहां सालों से पड़ी हुई थी। हमने वो चीजें समेटी और तेजी से वहां से बाहर निकल आए। जब हम बाबा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन चीजों को अपने मंत्रों से शुद्ध किया। फिर उन्होंने कहा कि इन सभी वस्तुओं को गांव के बाहर जमीन में गाड़ना होगा ताकि वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। हमने बाबा जी के निर्देशों का पालन किया। मिट्टी, मकड़ी के जाले और लोहे की कील को एक गड्ढे में रखकर बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब उस श्रापित घर को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। अगले ही दिन कुछ मजदूर बुलाए गए और उस घर को गिरा दिया गया। जब आखिरी ईंट गिराई गई तो अचानक एक अजीब सी हवा चली। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ गांव से हट गया हो। उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई, न कोई अजीब आवाजें आई, न किसी ने कोई छाया देखी। बाबा जी ने हमें समझाया, कुछ आत्माएं बंधी रहती हैं और जब तक उन्हें मुक्त नहीं किया जाता वे इस दुनिया में भटकती रहती हैं। अब वो आत्मा मुक्त हो गई है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सबने राहत की सांस ली। इस घटना को अब कई साल बीत चुके हैं। वो घर अब वहां नहीं है और गांव के लोग अब उस जगह को बस एक पुरानी कहानी के रूप में याद करते हैं। लेकिन मैं आज भी कभी कभी सोचता हूं, अगर हमने वो चीजें न हटाई होती तो क्या सच में कुछ बुरा होता, या फिर क्या सच में वो आत्मा मुक्त हो चुकी है? क्योंकि कभी कभी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सी हंसी अब भी सुनाई देती है। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।